अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कराची टू हंसा सीरीज़ के 3 पार्ट हो चुके हैं और थर्ड पार्ट में हम लोगों ने ट्रैवल किया था कागान टू गिलगित। इस फोर्थ पार्ट में जो कि लास्ट पार्ट होगा हमारी सीरीज़ का, हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं गिलगित टू हंसा अताबाद तक। किसी ने अगर तीनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन टैब में मेंशन कर दूंगा। तो चलें अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गिलगित से तकरीबन सुबह 10 बजे हम लोग होटल से निकले। हमने नाश्ता किया और वहाँ पर रिहायशियों से हमने पूछा कि हुंज़ा जाने के लिए रास्ता क्लियर है या नहीं। काफ़ी लोगों ने हमें मना किया कि आगे डोनियोल एक जगह है जो कि गिलगित से निकलते ही आती है, उसका ब्रिज टूट गया था क्योंकि क्लाउड बस्ट की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से काफ़ी दरिया में प्रेशर, काफ़ी रिवर इंडस में काफ़ी ज़्यादा पानी का प्रेशर था, तो उस वजह से ब्रिज टूट चुका था रास्ते का। इसकी सही इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मैंने ये इरादा किया कि गिलगित के बस स्टैंड जाकर जो बस कंपनीज हैं उनसे पूछा जाए, क्योंकि यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट काफ़ी चलती है। तो हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे गिलगित के टर्मिनल पे, वहाँ पे मैंने नेटको के ड्राइवर से पूछा कि हुंज़ा के लिए रास्ता क्लियर है या नहीं। उन्होंने कहा बिल्कुल क्लियर है, गाड़ियाँ काफ़ी जा रही हैं और बस डोनियोल का ब्रिज टूटा हुआ है तो आपको नलतर वैली रोड से जाना पड़ेगा और आगे से आप ब्रिज का एक्सटेंशन लेकर कराकरम हाईवे पे दोबारा अपने सफ़र को शुरू कर सकते हैं ईजिली। तो हमने ऐसा ही किया और अच्छी बात ये थी कि यहाँ पर इंटरनेट भी मौजूद था और मैप भी काम कर रहा था। तो हम लोगों ने मैप का सहारा लेकर नलतर वैली रोड को तकरीबन 25 किलोमीटर तक ड्राइव करी। उसके बाद दरिया के ऊपर से गुजरने के लिए ब्रिज हमें मिल गया, जिसका एक्सटेंशन लेकर हम लोग कराकरम हाईवे पर इजीली आ चुके थे। गिलगित से हुंज़ा जाने वाला रोड काफ़ी खूबसूरत है और ये अच्छी बात यह है कि यहाँ पर रोड बहुत ज़्यादा क्लियर था, कहीं भी रोड ख़राब नहीं मिला हमें। जगह जगह पंप्स भी मिल जाते हैं, फ्यूल का भी कोई इशू नहीं है, रेस्टरूम्स भी अच्छे बने हुए हैं, यहाँ पर किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी यहाँ पर। हुंज़ा जाते वक्त हमें राकापोशी पीक भी देखने को मिलती है और जो कि दुनिया का 27वां हाईएस्ट माउंटेन है और इसकी हाइट कम से कम 7,780 मीटर्स है, जो कि कमोपेश 25,500 फीट बनता है। बाबूसर टॉप की अगर मैं बात करूं, जो लोग बाबूसर टॉप गए होंगे उन्हें ये अंदाज़ा होगा कि वहां पहुंचकर ये अंदाज़ा होता है कि कितनी ऊंचाई पर हम लोग पहुंच चुके हैं, जबकि वो 13,000 साढ़े 13,000 फीट है। ये उसका ऑलमोस्ट डबल है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में उसने इतने ऊंचे और इतने खूबसूरत पहाड़ों से पाकिस्तान को नवाजा है। तकरीबन 1 बजे के करीब हम लोग हुंज़ा पहुंच चुके थे और हुंज़ा करीमाबाद में हम लोगों ने होटल लिया अपना, वहाँ थोड़ी देर के लिए स्टे किया। दिन ढलने में काफ़ी टाइम था तो इरादा ये किया कि अल्तीफ़ फोर्ट को विजिट कर लेते हैं। अल्तीफ़ फोर्ट के अतराफ में एक बहुत खूबसूरत सा बाज़ार मौजूद है जहाँ पर क्राफ्ट्स की शॉप्स हैं। इसके अलावा कैफ़ेज़ वगैरह मौजूद हैं और कैफ़ेज़ का माहौल बहुत ही अलग किस्म का था। मतलब जो हुंज़ा का एक ओरिजिनल इनका एक कल्चर था, उस तरह का कैफ़े का एक माहौल था। और सबसे हैरत अंगेज़ बात जो मुझे लगी कि यहाँ के होटल्स के या जो रेस्टोरेंट्स बने हुए थे, उनके जो मेन्यू कार्ड्स थे वो डॉलर्स में थे, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी से ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि फॉरेनर्स का आना जाना काफ़ी है। फोर्ट का पास 650 का है और इसमें इंक्लूडेड है हमारे पास गाइडर। इसके अलावा जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए चार्ज किया जाता है यहाँ पर 1650। हुंज़ा में 2 फोर्ट्स हैं, एक बल्तीत है और एक अल्तीत है, और दोनों आमने सामने पहाड़ियों पे बने हुए हैं। यहाँ के रिहायशियों के मुताबिक ये जो फोर्ट है अल्तीत फोर्ट, ये 1200 साल पुराना है और ये बहुत पीक पे बनाया था इन लोगों ने ताकि नीचे ये लोग नज़र रख सकें। इस तरह की बातें इन्होंने बताई हैं। आगे ये डिस्क्रिप्शन देंगे, खुद यहाँ की डिटेल्स बताएंगे इसके हवाले से। In front of your eyes. That tower actually be known as the watchtower of the enemies 24/7 to protect the king. On the right hand side, that room has been known as the store room. They used to keep the dry fruit in summer, but in winter they were keeping the red meat By putting salt with 3 names. 3 in 1 package P. Number first name is Hunza P. Number second is Ultar 1. ULTAR. Ultar 1. Second is Ultar 2. Next to that mountain, on the top of the huge black mountain, and you see
triangle like a T. That is called Lady Finger Peak. काले पहाड़ के ऊपर दिख रहा है, उसको कहते हैं लेडी फिंगर. One of the famous pioneer peaks of the region. The very last, extreme last, which is covered with the snow, that's called Rakaposhi Peak. The very extreme last, वो Rakaposhi का आखिरी वाला. And that peak which is covered with the snow is called Veer Shikari. Go. That is in the Nagar. You can't see from here, unfortunately. You can see from the Nagar itself, from the Aadip or from Karimabad. Because of height, you can't see. नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए थे अताबाद झील और आगे का इरादा था हमारा इरादा था हम सुस्त में स्टे कर लेंगे और नेक्स्ट डे खुंजराब चले जाएंगे क्योंकि यहाँ हमें खुंजराब के लिए ही हमारा इरादा था जाने के लिए. लेकिन रास्ता बंद था गुलमित पे और बहुत एक्सट्रीम किस्म का बंद था. आगे नहीं जा सकते थे, गाड़ी गुजरने का सवाल ही नहीं था. अब आगे आप देखेंगे कि रास्ता किस तरह ब्लॉक था. और हम आ चुके हैं अताबाद झील. हुंजा से कम 20 मिनट लगे. 25 किलोमीटर का ये रास्ता है, लेकिन यहाँ का रोड बहुत आउटस्टैंडिंग बना हुआ है. मतलब हुंजा वाले रोड से भी कई ज़्यादा बेहतर कंडीशन में यहाँ का रोड है. बिल्कुल ऐसा लग रहा है नया रोड बना हुआ है, तो गाड़ी चलने में भी और स्पीड से हम लोग ड्राइव कर सकते हैं. यहाँ पर यहाँ के रिहायशियों के मुताबिक यहाँ पर पहले आबादी हुआ करती थी और एक बहुत एक्सट्रीम पहाड़ों से पानी आने की वजह से यहाँ पर एक झील बन गई. मतलब ये जो अताबाद झील है, इसके नीचे एक दौर में आबादी हुआ करती थी, एक शहर आबाद था जो कि पानी में डूब गया और यहाँ पर एक झील बन गई. अताबाद झील के बाद यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा ब्रिज बनाया गया है नया, और नीचे जो आपको नज़र आ रहा है ये रिवर इंडस है, और सामने जो पहाड़ी नज़र आ रही है आपको वो पासुकोंस की है. ये गुलमित से पहले आता है ये ब्रिज, और आगे गुलमित आना यानी कि अताबाद झील से कम 11 किलोमीटर बाद गुलमित आता है. गुलमित पहुंचने के बाद टोटल पार्क को एक पंप पे तमाम गाड़ियों को रोक दिया गया था क्योंकि आगे रास्ता बंद था और ट्रेन्स वगैरह अपना काम कर रही थी. और यहाँ से जाने का तरीक़ेकार ये था कि जो जीप्स नज़र आ रही हैं आपको ये उस तरफ भी खड़ी हुई थी क्योंकि जो गाड़ियाँ वहाँ फंसी हुई थी वो वहीं पर ही रुकी हुई थी. इसके अलावा तरीक़ेकार ये था कि यहाँ से आप लोग पैदल जाके रोड क्रॉस करें और रोड क्रॉस करके उन गाड़ियों में बैठ के आगे चलें, लेकिन उसके लिए हमें अपनी गाड़ी यहाँ छोड़नी पड़ती. लेकिन गाड़ी हम लोग छोड़ना नहीं चाह रहे थे. हमने पूछा कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन हालात देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि ये 2-3 घंटे का काम है. कम से कम 1 दिन 2 दिन का ये काम था क्योंकि बहुत बड़े पत्थर यहाँ थे, नीचे पानी भी बह रहा था, और जिसकी वजह से रोड को दोबारा स्टेबल करना थोड़ा टाइम लगना था. और इस तरह हम लोगों ने अपने टूर को यहीं पर ख़त्म किया और यहाँ से ही हमने यू टर्न लिया क्योंकि कराची से भी हमें काफ़ी कॉल्स आ रहे थे कि हालात काफ़ी ख़राब हैं. सैलाब उन्हीं दिनों कश्मीर में भी सैलाब आया हुआ था, तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ से वापस जाने का इरादा किया. ये इरादा था कि अगर गिलगित पहुँच के स्कर्दू की इन्फॉर्मेशन लेने का, अगर स्कर्दू जा सकें, लेकिन स्कर्दू का भी रास्ता बंद था इसी तरह से पिछले 5 दिनों से, तो हमें मजबूरन वापस आना पड़ा घर. और वापस हम लोग आए हैं नारान से. नारायण से हम लोग गए मरी वगैरह और नथिया गली वगैरह थोड़ा सा घूम के, और फिर वापस हम लोग कराची 2-3 दिन में वापस पहुंचे यहाँ पर. मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सीरीज़ आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और इंशाल्लाह आगे भी जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस तरह की वीडियो ज़रूर बनाऊँगा. और हमेशा की तरह मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. मिलते हैं इंशाल्लाह किसी दूसरे सफ़र में.